80% या 70% ऑफ द विकेट्स ऐसी होंगी जो कि बैटर्स ने खुद गिफ्ट की हैं इंग्लिश बॉलर्स को। उसमें इंग्लिश बॉलर्स का कोई कमाल नहीं था। कैप्टन सारा ब्लेम जो है वो बॉलर्स पर डाल रहे थे। आपके जो खिलाड़ी हैं उनको नहीं पता कि वो टेस्ट मैच खेलेंगे नहीं खेलेंगे, सिलेक्शन कमेटी को नहीं पता कि वो अगली टेस्ट मैच के बाद सिलेक्शन कमेटी में होंगे नहीं होंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, टेपिया की नई एपिसोड में आप सबको बहुत बहुत वार्म वेलकम। मैं हूं उसामा अहमद। शुरू करते हैं आज के एपिसोड पाकिस्तान क्रिकेट से, जिसका अ सीरीज ऑफ एपिसोड्स ऑफ सर्कस डज नॉट सीम टू एंड, और एक के बाद एक ऐसा इवेंट होता जाता है कि आप अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि अब ये पाकिस्तान क्रिकेट ने क्या कर दिया है। उसकी जो सबसे लेटेस्ट मिसाल है वो पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज़ है कि पाकिस्तान अपना जो पहला टेस्ट मैच है वो इंग्लैंड से एक इनिंग्स और 44 रन से हार गया है। और अभी मैं सिर्फ आपको सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एक्सप्लेन करता जाता हूँ जो उसके बाद हुए हैं, और फिर हम वन बाय वन उन सब इवेंट्स को जो है डिस्कस कर लेंगे कि उसमें क्या चीज़ गलत थी, क्या चीज़ बेहतर हो सकती थी, और उसको कैसे फ्यूचर के लिए इम्प्रूव कर सकते हैं। सो पाकिस्तान टेस्ट मैच हार गया इंग्लैंड से। टेस्ट मैच हारना कोई बुरी बात नहीं होती, कोई भी टीम किसी से टेस्ट मैच हार सकती है, बट जिस तरीके से पाकिस्तान टेस्ट मैच हारा वो काफ़ी अलार्मिंग है कि एक तो आप होम पे टेस्ट मैच खेल रहे हैं और उसके बाद आप पहले बैटिंग करते हुए 550 रन बनाने के बाद एक इनिंग से टेस्ट मैच हारे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी कोई ना कोई क्रिकेट के साथ प्रॉब्लम है। बिकॉज आप पहली टीम बन गए जो कि पहली इनिंग्स में 550 रन बनाने के बाद एक इनिंग से टेस्ट मैच हारी है। इसकी जो सबसे बड़ी मसला था वो यही था कि आपने थर्ड इनिंग्स में कोलैप्स कर दिया। अभी पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान ने जो दोनों टेस्ट मैचेस बांग्लादेश के अगेंस्ट खेले उसमें भी पाकिस्तान ने थर्ड इनिंग्स में कोलैप्स किया। सिमिलरली जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज थी उसमें भी पाकिस्तान जो है अपनी सेकंड इनिंग्स में, सेकंड बैटिंग इनिंग्स में कोलैप्स कर रहा था। तो ये वही ट्रेंड पाकिस्तान ने कंटिन्यू किया है। बट जो उससे ज़्यादा अलार्मिंग चीज़ थी वो कैप्टन की स्टेटमेंट थी आफ्टर द मैच के बॉलर्स ने 20 विकेटें नहीं ली। अब बॉलर्स ने 20 विकेटें क्यों नहीं ली उसकी, और इंग्लैंड ने 20 विकेटें ले ली। अब उसमें तो सबसे बड़ा डिफरेंस था कि जो विकेट्स इंग्लैंड ने ली हैं, अगर आप वो 20 की 20 विकेट्स उठा के देख लें तो उसमें से 80% या 70% ऑफ द विकेट्स ऐसी होंगी जो कि बैटर्स ने खुद गिफ्ट की हैं इंग्लिश बॉलर्स को। उसमें इंग्लिश बॉलर्स का कोई कमाल नहीं था। अगर आप कंपेयर करें इंग्लिश बैटर्स को तो इंग्लिश बैटर्स ने एज सच कोई चांसेस नहीं दिए पाकिस्तानी। अगर चांसेस दिए भी पाकिस्तान को जो कि कैचेस के फॉर्म में थे, जिस तरह जो रूट ने कैच दिया तो वो ड्रॉप हो गया, या और कोई चांसेस थे तो वो पाकिस्तान उनको अवेल नहीं कर सका। बट ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान ने बहुत फराग दिली से इंग्लिश बॉलर्स को चांसेस दिए और जिसको उन्होंने पूरा यूटिलाइज़ किया, उन चांसेस को मिस नहीं किया, और इस वजह से वो टेस्ट मैच जीत के। अब आ जाते हैं कि जी बॉलर्स को 20 विकेटें लेनी चाहिए थी। तो बॉलर्स को 20 विकेट लेने के लिए एक सपोर्टिंग सरफेस होना चाहिए। अभी पिछले जो टेस्ट सीरीज़ थी इवन बांग्लादेश के अगेंस्ट, उसमें भी हमने देखा कि हमारी बॉलिंग ने स्ट्रगल किया 20 विकेटें लेने का। और उसमें जो पहला टेस्ट मैच था उसमें भी यही इशू था कि आपने अपनी तरफ से घास छोड़ी विकेट पे, बट वो ज़्यादा घास नहीं थी, तो इवेंचुअली विकेट फ्लैट होगी। जब विकेट फ्लैट होगी तो आप पे उससे आप उस पर आउट नहीं कर पा रहे थे बांग्लादेशी बैटर्स को। सिमिलर वही गलती आपने मुल्तान वाले टेस्ट मैच में भी की कि आपने फ्लैट विकेट बना दी इस उम्मीद पे, इस ख्वाहिश पे कि वो स्पिन करेगी दूसरे तीसरे दिन के बाद, बट वो चौथे पांचवें दिन भी बिल्कुल स्पिन नहीं कर रही थी। और जब कोई सरफेस में सपोर्ट नहीं थी तो आपकी बॉलिंग अटैक सबको पता है कि इतना अच्छा नहीं है कि वो विदाउट एनी सपोर्ट जो है विकेट्स ले सके। और ये भी सबको पता होना चाहिए था। अगर जितने आप हमारा एनालिसिस देख लें जो हमने प्रीव्यू किया था, उसके अलावा जो आर्टिकल्स डिफरेंट जर्नलिस्ट एक्सपर्ट्स लिख रहे थे, सब ये कह रहे थे कि बेसबॉल जो है वो फ्लैट विकेट्स पे बहुत अच्छा खेलता है। तो आप उनके अगेंस्ट फ्लैट विकेट्स नहीं बनाएंगे। आप उनके श्रीलंका ने जिस तरह उनको टेस्ट मैच हराया तो वो ऐसी विकेट पे था जिसमें हेल्प थी बॉलर्स के लिए, तो आप ऐसी विकेट बनाएंगे जो कि बॉलर्स को सपोर्ट करेगी। बट वो विकेट ही आपने ऐसी बनाई फ्लैट विकेट जो कि बॉलर्स को सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो उस पर आप कैसे टेस्ट मैच जीते। बट ज़्यादा परेशान कौन मेरे लिए स्टेटमेंट कैप्टन थी कि कैप्टन सारा ब्लेम जो है वो बॉलर्स पर डाल रहे थे, ना कि इस चीज़ को एड्रेस करते कि लगातार पाँचवें छठे टेस्ट मैच में आपकी जो बैटिंग्स है उसने सेकेंड इनिंग्स में कोलैप्स कर दिया है। ये तो रहेगी पाकिस्तान की टेस्ट मैच हारने की बात। पाकिस्तान टेस्ट मैच हार गया, बट जैसे ही पाकिस्तान टेस्ट मैच हारा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पैनिक बटन दबा दिया। पैनिक बटन किस तरह दबा दिया कि उन्होंने कहा कि हम सिलेक्शन कमेटी जो है उसी को चेंज कर देते हैं। ऑल्दो मोहम्मद यूसुफ ने इंग्लैंड सीरीज से पहले सिलेक्शन कमेटी से एज अ मेंबर ऑफ द सिलेक्शन कमेटी रिज़ाइन कर दिया था, बट उसके बाद पीसीबी ने ये डिसाइड किया था कि हम
इसी से जो सिलेक्शन कमेटी है उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। बट मिडवे थ्रू द सीरीज़ उनको हुआ कि हम तो पहले टेस्ट मैच हार गए हैं, तो हम पैनिक बटन दबाते हैं और हम नई सिलेक्शन कमेटी बना देते हैं। अब ये पिछले 1.5 साल के अंदर पाकिस्तान की 27th सिलेक्शन कमेटी है, यानी पाकिस्तान पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर 27 सिलेक्शन कमेटीज़ बना चुका है। इसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी इनकन्सिस्टेंसी होगी सिलेक्शन में। कि जब 27 सिलेक्शन कमेटीज़ आपकी हैं, उसमें डिफरेंट लोग होंगे, डिफरेंट सेलेक्टर्स होंगे, तो आपकी पॉलिसी कंसिस्टेंट रह ही नहीं सकती। अगर आप कंपेयर करें दुनिया से, इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया से, तो उनके शायद एक भी सिलेक्टर नहीं चेंज हुआ या उनकी सिलेक्शन कमेटी चेंज हुई। बट पाकिस्तान ने 1.5-2 साल के अरसे में 27 सिलेक्शन कमेटीज़ चेंज कर दी। तो अब ये जो लेटेस्ट चेंज ऑफ सिलेक्शन कमेटी था, जब वो आया तो उसके साथ फिर और पैनिक और हैज़र्ड किस्म के डिसीजंस थे। पहला डिसीजन उनका ये था कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को पाकिस्तान टेस्ट टीम से ड्रॉप कर देंगे। ये भी उन्होंने पहले टेस्ट मैच के बाद डिसाइड किया। और जो इनकी रीज़न उन्होंने जो दी कि हम तीनों को रेस्ट करवाएंगे, बिकॉज हमारे ख्याल में बाबर आउट ऑफ फॉर्म है, तो उससे रन्स नहीं बन रहे, तो इसलिए अगर हम उसको रेस्ट करवाएंगे, वो कुछ अर्सा रेस्ट करेगा, तो उसके बाद वो फ्रेश होके आएगा तो वापस फॉर्म में आ जाएगा। सिमिलरली शाहीन और नसीम का भी कहा कि उनको स्लाइट निगल्स हैं, छोटी छोटी इंजरीज हैं, जिसकी वजह से उनको रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। अब बंदा पीसीबी से भी पूछे और इन सिलेक्शन कमेटी और जो करता धरता है उनसे पूछे कि अगर आपको इतना ही रेस्ट का ख्याल था तो आपने उनको चैम्पियंस कप क्यों खिलाया फैसलाबाद की गर्मी में? पूरा 1 महीना आफ्टर द बांग्लादेश सीरीज़ जो है वो अगस्त के एंड पे ख़त्म हुई थी। आपके पास तब से लेके इंग्लैंड सीरीज़ के शुरू होने तक पूरे 1 महीने का टाइम था। अगर आपने अपने मेन खिलाड़ियों को रेस्ट करवाना था तो आपका बेस्ट सोल्यूशन ये था कि आप वो उनको 1 महीना देते, कहते आप टाइम ऑफ लें, रेस्ट करें, अपना कॉन्फिडेंस रीगेन करें, अपना माइंड डाइवर्ट करें क्रिकेट से और फ्रेश माइंड के साथ आएँ तो शायद आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए। बट नहीं, आपने कहा कि हम डोमेस्टिक का टूर्नामेंट चैंपियंस कप खिलाएंगे और उसमें गर्मी में अपने खिलाड़ियों को खूब टायर आउट करेंगे, उनको एग्जॉस्ट करेंगे, और उसके बाद जब इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज़ आएगी तो पहला टेस्ट मैच एक ऐसी सरफेस पे जो कि फ्लैटेस्ट तरीन विकेट आपने बनाई थी, वहाँ पे फास्ट बॉलर से 25 ओवर करवाएंगे 40 सेंटीग्रेड की हीट में, और उसके बाद हम उनको अगले 2 टेस्ट मैचेस के लिए ड्रॉप कर देंगे या उनको रेस्ट कर देंगे। सेम इज़ द केस विद बाबर। तो अगर आपने रेस्ट करवाना था तो आप वो चैंपियंस कप जो कि डोमेस्टिक टूर्नामेंट था, उसमें अगर आपके ये 3 खिलाड़ी जो मेन खिलाड़ी हैं, आपके सुपरस्टार हैं, नहीं भी खेलेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट आपने कहा नहीं जी, डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और अब आपको टेस्ट सीरीज़ में के एक टेस्ट मैच के बाद ख्याल आया है कि उनको रेस्ट देना है, और हमने क्योंकि आगे बहुत क्रिकेट खेलनी है तो हम उनको इन 2 टेस्ट मैचेस के लिए रेस्ट दे देंगे। अगर आप देखें सारी दुनिया में तो जो जितने भी बोर्ड्स हैं, क्या वो इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, और जितने बोर्ड्स हैं, न्यूजीलैंड है, श्रीलंका है, वो इन कोशिश करते हैं कि बाकी ऑफ सीज़न में या जो बायलैटरल 2020 सीरीज़ हैं या बायलैटरल ओडीआई सीरीज़ हैं, उनमें अपने खिलाड़ियों को रेस्ट दे दें। उनमें अगर 4 मैचेस की सीरीज़ है तो 2 मैचेस में रेस्ट करवा दिया, 5 मैचेस की सीरीज़ है 3 मैचेस में रेस्ट करवा दिया, और इस तरह उनका वर्कलोड मैनेज करते हैं। बट इंश्योर करते हैं कि जितने टेस्ट मैचेस हों वो उन सब टेस्ट मैचेस में ज़रूर खेलें। बट पाकिस्तान में हमने अपने पहले ही पाकिस्तान बहुत थोड़े टेस्ट मैचेस खेलता है। साल के पाकिस्तान 6 या 8 मैक्सिमम टेस्ट मैचेस, कोई बहुत अच्छा साल हो तो 11 या 12 टेस्ट मैचेस खेल लेता है। तो उस ड्यूरेशन में आप इतने थोड़े टेस्ट मैचेस खेलते हैं तो आपका तो ये होना चाहिए कि आपके जो बेस्ट खिलाड़ी हैं वो सारे टेस्ट मैचेस खेलें, वो कोई भी टेस्ट मैच ना मिस करें। बेशक ओडीआई या जो T20s हैं उसमें आप उनको रेस्ट दे सकते हैं, उनको ब्रेक दे सकते हैं कि वो रिकवर कर सकें। बट आपने उनको टेस्ट मैचेस से ड्रॉप कर दिया, विच इज़ कम्प्लीटली सेंसलेस, और इसके पीछे कोई वेल थॉट आउट लॉजिक नहीं। अगर आपने उनको रेस्ट भी करवाना था फॉर इंस्टेंस इंग्लैंड सीरीज़ में, तो आप उनको सीरीज़ से पहले बताते कि इस सीरीज़ के लिए हम आपको रेस्ट दे रहे हैं। इसका तो मतलब यही है कि आपने उनको बुरी फॉर्म की वजह से कहा कि इनकी बुरी फॉर्म है, एक टेस्ट मैच में आपने खिला के देख लिया तो उन्होंने कहा कि इनकी बुरी फॉर्म है, तो इनको हम रेस्ट के नाम पर ड्रॉप कर देते हैं अगले 2 टेस्ट मैचेस के लिए। अगर इतनी बुरी फॉर्म थी तो आप उनको ये कन्वे कर देते कि ये तीनों टेस्ट मैचेस हम आपको खिलाएंगे, इसमें आपके पास चांस है, अगर आप नहीं परफॉर्म कर पाएंगे तो उसके बाद फिर हम आपको कुछ अरसे के लिए रेस्ट देंगे ताकि आप अपनी फॉर्म रीगेन करके आ सकें। क्रिकेट से हम आपको दूर रखेंगे कुछ अरसे के लिए ताकि आप रिकवर कर सकें। बट ये भी कम्युनिकेट नहीं किया गया खिलाड़ियों को। अब ये गलत मैसेज जाता है आपके बेस्ट एथलीट्स को, आपके बेस्ट खिलाड़ियों को, कि जी
हमें मिडवे थ्रू एन इम्पॉर्टेंट सीरीज़ अगेंस्ट टीम लाइक इंग्लैंड हमें जो है ड्रॉप कर दिया गया है। तो फिर वो खिलाड़ी जो है वो एक तो दिल बर्दाश्ता भी होते हैं, दूसरा वो ये सोचते हैं कि अगर हमें हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है वो इस तरह ट्रीट करे तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम इसके साथ एम्प्लॉय रहें। अब तो सारी दुनिया में लीग क्रिकेट आ गई है, वो आसानी से ये डिसाइड भी कर सकते हैं कि जी हम नहीं खेलते, हम रिज़ाइन कर देंगे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी रिफ्यूज़ कर देंगे और हम सारी दुनिया में जाके लीग्स खेलेंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो अपने बेस्ट टैलेंट जो है उसको इस तरह लूज़ कर देगा। और अगर अक्सर लोग शाहीन की बात करते हैं कि जी शाहीन अच्छा टेस्ट बॉलर नहीं है, नसीम अच्छा टेस्ट बॉलर नहीं है। पाकिस्तान में शोएब अख्तर के बाद कोई भी खिलाड़ी जो आफ्टर वसीम अकरम एंड वकार यूनिस किसी भी बॉलर ने जो है वो 200 टेस्ट विकेट्स नहीं ली हैं। और शाहीन और नसीम के बारे में आप ये कह सकते हैं कंसिडरिंग कि उनकी अभी यंग एज है और उन्होंने टेस्ट विकेट में भी थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है, तो दे माइट बिकम द फर्स्ट पीपल आफ्टर वसीम एंड वकार टू पिक मोर देन 200 टेस्ट विकेट्स फॉर पाकिस्तान। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी शाहीन तो इतना कोई खास टैलेंट नहीं है। शाहीन इज़ अ जनरेशनल टैलेंट। आपको कितने बॉलर्स मिलते हैं जिनकी हाइट 6 फुट 6 इंच होगी, वो लेफ्ट आर्म पेसर होंगे और उसके साथ वो स्विंग और सीम करते होंगे बॉल दोनों को, विच शाहीन डज। तो इसलिए आपको अपने जो बेस्ट एसेट्स हैं उनका ख्याल रखने की ज़रूरत होती है, कोशिश करने की ज़रूरत होती है कि उनको आप प्रोटेक्ट करें और उनका ख्याल रखें ज़्यादा से ज़्यादा। बट वो हमें नहीं नज़र आ रहा अभी पीसीबी में। हम वी कैन ओनली होप कि पीसीबी जो है वो एटलीस्ट अब इसके बाद कोई ऐसी पैनिक डिसीजन मेकिंग नहीं करेगी जिससे जो खिलाड़ी हैं उनका जो पहले ही ऑलरेडी मोराल इतना डाउन हो गया है, इस तरह की डिसीजन मेकिंग वजह से और ज़्यादा डाउन होगा और वो बिल्कुल ही दिल बर्दाश्त हो कि यही फैसला ना कर लें कि हम पाकिस्तान क्रिकेट को छोड़ रहे हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं कि जो अगला टेस्ट मैच है उसके लिए पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दिया। जिस तरह के मैंने आपको अभी पहले बताया था कि जी हमारे कैप्टन और जो कोचिंग स्टाफ था वो कह रहा था कि पिच बिल्कुल ठीक थी, हम जितना हम चाहते थे कि वो स्पिन करे बस स्पिन नहीं हुई। तो ये वही वाली लॉजिक जो बांग्लादेश के पहले टेस्ट के बाद थी कि हमने घास छोड़ी थी पर वो विकेट ने स्विंग नहीं किया। तो इसी तरह आप जो दूसरे टेस्ट मैच के लिए जो न्यूज़ आ रही है कि पाकिस्तान वही विकेट यूज़ करेगा जो कि पहले टेस्ट मैच के लिए हुई थी। अब वी कैन होप कि ये जो विकेट है ये स्पिन करेगी, क्योंकि पाकिस्तान ने अब अपनी जो सारी उम्मीदें हैं वो स्पिन पे लगा ली हैं। क्योंकि जो प्लेइंग 11 अनाउंस हुई है उसमें पाकिस्तान 3 फ्रंट लाइन स्पिनर्स के साथ जा रहा है और ये पहली दफ़ा है मेरे ख्याल से आफ्टर 1988 के पाकिस्तान जो है 3 फ्रंट लाइन स्पिनर्स के साथ किसी भी टेस्ट मैच में खेल रहा है एंड गोइंग विद ओनली सोल पेसर। अब इसमें जो स्पिनर्स का इशू है वो ये है कि आपके जो ये स्पिनर्स हैं इन्होंने कोई फर्स्ट क्लास के मैचेस नहीं खेले, अगर उन्होंने खेले भी हैं तो उनको खेले हुए 8 से 9 महीने हो गए हैं या साल तक का टाइम हो गया है। तो दे आर वेरी अंडर प्रिपेयर्ड फॉर दिस टेस्ट मैच। वी होप कि वो अच्छा परफॉर्म कर सके, पर एकदम से एक्सपेक्ट करना है कि कोई आप मिरेकल वो आपसे कर लेंगे, वी होप के कोई कर लें, बट ये एक्सपेक्ट करना है कि वो एकदम से आगे कोई मिरेकल कर लेंगे या आपको फ्रॉम द स्ट्रेट ऑन टेस्ट मैच जिता देंगे, तो ये सोचना भी थोड़ा खाम ख्याली होगी। क्योंकि इंग्लैंड की जो टीम है इट इज़ रिलेटिवली अ बेटर स्पिन प्लेइंग साइड दैन रेस्ट ऑफ द सेना कंट्रीज़ लाइक साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, उनसे कंपैरेटिवली ये बेहतर स्पिन प्लेइंग साइड है। काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं, बेन डकेट बहुत स्पिन को अच्छा खेलता है, ओली पोप बहुत अच्छा स्पिन को खेलता है, जो रूट, हैरी ब्रुक, ये सब स्पिन के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। तो इसलिए ये समझना कि अगर आपने सिर्फ स्पिनिंग विकेट बना दी है तो अब वहाँ पे इंग्लैंड सर्टन है कि हार जाएगा। तो पाकिस्तान को अगर ऐसी थिंकिंग है भी तो पाकिस्तान को ये थिंकिंग नहीं रखनी चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कि इट विल स्टिल बी अ डिफ़िकल्ट टास्क फॉर पाकिस्तान टू बीट इंग्लैंड इवन ऑन अ स्पिनिंग सरफेस। पाकिस्तान को बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा अगर पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराना है। तो अब ये जो पाकिस्तान का सफ़र है फ्रॉम प्रिपेयरिंग अ सरफेस जिस पे जो दूसरे दिन स्पिन हो रहा है टू प्लेइंग ऑन अ सरफेस जो कि पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है कि पहले दिन से स्पिन करेगा, ये भी आपको शो करता है कि कैसे कोई लैक ऑफ प्लानिंग नहीं है, लैक ऑफ क्लैरिटी है, कि आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं थी कि आपने किस किस्म के सर्विसेज बनाने हैं अगेंस्ट इंग्लैंड बिफोर द सीरीज़। और ये रिप्रेजेंट करता है जो वाइडर पीसीबी में इंस्टेबिलिटी है, चेंजिंग ऑफ चेयरमैन, चेंजिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हर कुछ दिन बाद किसी इंसान को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट शिफ्ट कर दिया जाता है, किसी एक मेंबर को निकाल के कोई दूसरा मेंबर आ जाता है, डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंट लोग आते हैं जो
एडमिनिस्ट्रेटर आता है वो आके अपनी पॉलिसीज़ और नई से नई चीज़ें करने की सोचता है, जिसकी पिछली पॉलिसी के साथ ना कोई कंसिस्टेंसी होती है और ना कोई उसके पीछे लॉजिकल थॉट प्रोसेस होता है कि अगर कोई पिछली कोई चीज़ कर रहा था वो सही थी गलत थी तो अब हमने उसको सही करना है, अगर सही करना है तो कैसे करना है, अगर ठीक करना है तो कैसे ठीक करना है। इसके पीछे कोई वो सही थॉट प्रोसेस नहीं है और जिसकी वजह से हमें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट इतनी इंस्टेबिलिटी और एक अनडिसाइसिवनेस का शिकार है और इसका मजाक पूरी दुनिया उड़ा रही है। इंग्लैंड के बहुत सारे जर्नलिस्ट आए हुए हैं, कमेंटेटर्स आए हुए हैं, वो भी इसी बात पे बार बार करेंगे जी पाकिस्तान की क्रिकेट कितने बुरे हालत में है, आपके जो खिलाड़ी हैं वो उनको नहीं पता कि वो टेस्ट मैच खेलेंगे नहीं खेलेंगे, सिलेक्शन कमेटी को नहीं पता कि वो अगली टेस्ट मैच के बाद सिलेक्शन कमेटी में होंगे नहीं होंगे, एडमिनिस्ट्रेटर्स को नहीं पता। तो ये सब जो है बहुत बुरी पिक्चर पेंट करता है पाकिस्तान क्रिकेट की। तो वो होप के बेटर सेंस कैन प्रिवेल और अब जो ये चेंजेस होगी हैं इसके बाद ये जो चेंजेस हैं ये कोई शॉर्ट साइटेड चेंजेस नहीं होगी। अगर पाकिस्तान ने अब डिसीजन कर लिया है तो उसके साथ फिर स्टिक करेगा और उसको फिर उसके लॉजिकल डिसीजन मेकिंग करेगा, नहीं कि फिर अगर एक टेस्ट मैच हार जाए तो फिर ख्याल आ जाए कि नहीं अब हम बाबर को भी वापस बुला लेते हैं और नसीम को भी वापस बुला लेते हैं और शाहीन को भी वापस बुला लेते हैं क्योंकि हम टेस्ट मैच हार गए। तो वी होप कि इस तरह की डिसीजन मेकिंग से आने वाले दिनों में इज्तनाब किया जाएगा और बेहतर डिसीजंस लिए जाएंगे जो कि कंसिस्टेंट हो और लॉन्ग टर्म थिंकिंग के साथ लिए जाएँ। अब क्रिकेट से मूव ऑन करते हैं हम स्क्वाश की तरफ। तो स्क्वाश से बहुत अच्छी खबरें हैं। पाकिस्तान के आसिम खान ने अभी यूएस में स्क्वाश टूर्नामेंट जीता है, यूएस ओपन, तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। अभी 2 दिन पहले जो असब इरफान है उन्होंने आसिम खान को डिफीट करके एक और यूएस में नेशविल ओपन स्क्वाश चैम्पियनशिप था उसमें जीता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू असब इरफान एज वेल फॉर डूइंग सच अ गुड परफॉर्मेंस। और ये इसी तरह पाकिस्तान की जो एज ग्रुप स्क्वाश है उसमें भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज है। महविश सिस्टर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है और अभी उन्होंने अंडर 13 और अंडर 15 की स्क्वाश चैम्पियनशिप जो है वो हंगरी में जीती हैं, तो उनको भी बहुत कंग्रेचुलेशंस। स्क्वाश से हम आगे मूव करते हैं कि फाइनली पाकिस्तान की जो वुमेंस टीम है वो नेपाल में लैंड कर गई है। उनको भी थोड़ी इश्यूज़ का सामना था कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो उनको एनओसी रिफ्यूज़ कर रहा था। उनको एनओसी रिफ्यूज़ करने की वजह थी कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में जो बाबूज बैठे हुए हैं वो ये कह रहे थे कि हमें आपने 8 हफ्ते पहले जो है क्यों नहीं एनओसी की डॉक्यूमेंट्स जमा कराई। ये एक तो बिल्कुल ही अहमकाना ख्याल है कि आपको 8 हफ्ते पहले नहीं बता सकते, बिकॉज जो स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं और जो आपके डिफरेंट टीम्स होते हैं उसमें बिल्कुल लास्ट मिनट पे आपको पता चल रहा होता है कि आपका फाइनल स्क्वाड क्या होगा, आपने किस दिन पहुंचना होगा, आपकी फ़्लाइट किस दिन होगी, आपके फिक्सचर्स किस दिन होंगे। तो 8 हफ्ते पहले बताना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो उसमें रादर देन कि आप उनको जब भी आपको रिक्वेस्ट आए एनओसी की आप उसको फ़ौरन प्रोसेस करके साइन कर दें, आप इतना लंबा टाइम लेते हैं और डिफरेंट बहाने देते हैं और बिल्कुल आखिरी दिन पे जिस दिन फुटबॉल टीम की फ़्लाइट थी उस दिन आपको यह ख्याल आया कि अच्छा आज फ़्लाइट है तो हम फाइनली दे दें। और ये हर दफ़ा पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले भी कई दफ़ा जब पाकिस्तान की फ़ुटबॉल टीम ने ट्रैवल करना था तो एनओसीज़ के लिए जो मिनिस्टर्स हैं उनको टैग करना पड़ता, ट्विटर पर पूरी कैंपेन चलानी पड़ती फुल ऑन कि जी आप प्लीज़ जो है एनओसी दे दें फुटबॉल टीम को, उन्होंने मैच खेलने जाने। तो आई होप कि वी कैन गेट रिड ऑफ दीज बाबूज और हम कॉम्पिटेंट लोग जो हैं स्पोर्ट्स बोर्ड में हायर करें। इसी तरह मुझे जो यासिर पीरज़ादा जो इस वक्त पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के हेड हैं उनका भी ख्याल आ गया कि उनके पास और सब चीज़ें एड्रेस करने का तो टाइम होता है, वो ट्विटर पे अपने कॉलम्स और उन डिफरेंट चीज़ों की भी बात कर रहे होते हैं, तो बट स्पोर्ट्स के हवाले से ना वो कभी कोई ट्वीट करते हैं ना कोई लोगों को इन्फॉर्म करते हैं कि वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के हेड की हैसियत से क्या स्टेप्स ले रहे हैं जिससे पाकिस्तान की स्पोर्ट्स बेहतर होगी, पाकिस्तान के स्पोर्टिंग इंस्टीट्यूशंस बेहतर होंगे, उनमें रिफॉर्म्स कर रहे हैं जिससे खिलाड़ियों की वेलफेयर होगी, जिससे स्पोर्ट्स बॉडीज़ में ऐसे लोग हायर होंगे जो कि जिनको स्पोर्ट्स से रिलेटेड जिनका इंटरेस्ट है, जो कि स्पोर्ट्स की बेहतरी के लिए वेदर वो इंस्टीट्यूशनल बेहतरी हो या इकोनॉमिक बेहतरी हो उसके लिए काम करें। हमें कोई अपडेट नहीं मिलती, तो वी होप कि वो सिर्फ अपने जो अखबार में कॉलम्स हैं वही नहीं लिखेंगे बट इस दफ़ा इस तरफ भी तवज्जो देंगे और हमें अपडेट करते रहेंगे कि क्या इश्यूज़ हैं जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स टीम्स को फेस करने पड़ते हैं और उनको एड्रेस करेंगे। इसी की तरह एक जो थोड़ी अफसोसनाक खबर है या हम उसको कहेंगे कि बहुत अच्छी खबर नहीं है, वो ये है कि पाकिस्तान की वुमेंस नेटबॉल टीम थी उसने इंडिया में
नेटबॉल चैम्पियनशिप थी उसमें पार्टिसिपेट करना जाना था, तो इंडिया ने पाकिस्तान के वीज़ाज़ रिफ्यूज़ कर दिए हैं। ये जो है बहुत सैड बात है कि उन्होंने पाकिस्तान के वीज़ाज़ रिफ्यूज़ किए हैं। जैसा कि हम अक्सर कहते रहते हैं TPA से कि स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स के साथ नहीं मिक्स करना चाहिए, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को अलहदा रखना चाहिए, क्योंकि जो स्पोर्ट्स है उसका पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिशियंस की आपस की टसल है, वो स्पोर्ट्स को इफ़ेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो अगर पाकिस्तान की टीम पार्टिसिपेट कर लेती तो कितना अच्छा होता, पाकिस्तान टीम इंडिया जाके पार्टिसिपेट करती, हमारी टीम के लिए भी अच्छा एक्सपोजर होता, और इंडिया को भी जो क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है ओवर नॉट इशूइंग वीज़ाज टू पाकिस्तानी प्लेयर्स, वो भी ना फेस करना पड़ता। बट वी होप कि फ्यूचर में इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं वो नहीं होंगे, और पाकिस्तानी टीम्स जो कि अगर इंडिया जाना चाहती हैं या कोई इंडियन टीम्स अगर पाकिस्तान आना चाहती हैं तो वो विदाउट एनी वीज़ा इश्यूज़ जो है आराम से आ सकेंगी, और दोनों साइड्स पे जो है वो उनको वीज़ाज़ जो हैं वो आराम से मिलेंगे। तो ये थी आज की TPA एपिसोड। होपफुली आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको शो कैसा लगा। अगली एपिसोड तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।